ना। स्टार्टिंग के जो एनसीईआरटी के 2 पेजेस है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, उसके जो भी साइंटिस्ट है उनका काम नोट कर लो। वन मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, इससे क्या हुआ? जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट क्या था, या इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट क्या था, या जूलियस वॉन सैक? क्योंकि टी डब्ल्यू इंगलमान के एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया, जैसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप साइंटिस्ट ने क्या किया वो चीज ध्यान से आपको नोट करना है, ठीक है। और जो मेन एक लास्ट का पार्ट बची है, अगर तुम देखोगे फोटोसिंथेसिस में एक बस लास्ट का पार्ट हमारा रह गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो देखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना। पूरा अर्थ पे जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कौन कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। वो भी पूरे अर्थ पे जो भी फूड बना रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, उसी पे हम भी डिपेंडेंट है। हम तो बना नहीं सकते। तो पूरे अर्थ पे फूड बनाने का काम, स्टार्च बनाने का काम ना, प्रोडक्टिविटी का काम फोटोसिंथेसिस करता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस को हमें डिटेल से तो पढ़ना चाहिए ना। और फोटोसिंथेसिस में कोई एक फैक्टर थोड़ी ना है, फोटोसिंथेसिस में कई सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो फैक्टर वहां 2 तरह के, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे, एनसीईआरटी के वर्ड्स को देखोगे, तो फोटोस में 2 फैक्टर एक साथ काम कर रहे। एक का नाम होगा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जिसे एनसीईआरटी कहेगा, इसी को कहेंगे प्लांट फैक्टर। प्लांट फैक्टर या इंटरनल फैक्टर, ठीक है। सर ये इंटरनल फैक्टर क्या है, प्लांट फैक्टर और इंटरनल फैक्टर क्या है? ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है। प्लांट फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लीफ। लीफ का साइज देखो, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग अगर लीफ के साइज पे बात करें तो एकदम क्लियर तो है, अगर लीफ का साइज छोटा है तो सरफेस एरिया कम होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। ये लीफ और ये लीफ देख लीजिए, जिस लीफ का साइज बड़ा होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जितना साइज, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोसिंथेसिस। सेकेंड एनसीईआरटी दे रखा है ना, शेप ऑफ द लीफ। लीफ का शेप कैसा है? वो निडल शेप, इस तरह का निडल शेप है, और वो एक्सपैंडेड है। समझो, जैसा शेप पे भी तो डिपेंडेंसी हो रही है। थर्ड एनसीईआरटी में दे रखा ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। लीफ किधर है? एकदम सिंपल सा समझो, सनलाइट आ रहा है, ये सन है, और ये लीफ उधर ही है, लीफ उसी साइड है, उसी तरह से बेंडेड है, जिधर सनलाइट है उसी तरफ बेंडेड है, तो लाइट ज्यादा आएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और ये उल्टा साइड ओरिएंटेड है, सन इधर, लीफ का ओरिएंटेशन उल्टा साइड में, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। एकदम सिंपल सा तो कहानी है। कोई भी प्लांट है, जितना बड़ा लीफ होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। साइज इज इंपॉर्टेंट, शेप इज इंपॉर्टेंट। कैसा शेप का है, एक्सपैंडेड है, चौड़ा है, मोटा है, कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, लीफ सनलाइट के तरफ झुका है या उसके अपोजिट है। नेक्स्ट, जो लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल है उसका डेवलपमेंट। एनसीईआरटी का वर्ड देखो ना, इंटरनल फैक्टर में क्या क्या वर्ड यूज किया है, कि जो लीफ है उनके अंदर में जो डेवलप्ड है मीजोफिल। हाँ, तो आपको मालूम है कि कुछ लीफ में आपको एनाटॉमी बताया जाएगा कि कुछ लीफ में जो होते हैं, जो मीजोफिल सेल होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसे कहते हैं पैलिसेड। पैलिसेड कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, सरफेस एरिया कम है, उसमें सेल ज्यादा है। अगर मीजोफिल सेल ज्यादा होगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लेकिन कुछ लीफ में आपको नीचे की तरफ दिखेगा, ये होते स्पॉन्जी, देखिए ना, ये लूजली अरेंज्ड है, बीच बीच में देखिए लूज है। अब यहां के सरफेस एरिया को देखिए, इतने सरफेस एरिया में इतने जगह पे मीजोफिल सेल की अमाउंट कम है, तो मीजोफिल सेल कम है, फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो मीजोफिल सेल कितना डेवलप है, अगर ज्यादा डेवलप्ड है तो ज्यादा क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अगर मीजोफिल सेल कम डेवलप है, डेवलपमेंट कम है, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। सिंपल है। और लास्ट एनसीईआरटी में दे रखा है ना, कि जो लीफ है
लीफ का शेप हो गया, साइज हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सोचिए कोई सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा यानी क्लोरोफिल ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी तो डिसाइड करेगा ना, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा ना, और क्लोरोप्लास्ट कम है, फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो एकदम सिंपल सी तो कहानी है। और इसी को लिखा होगा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। एनसीईआरटी के एक और वर्ड पढ़िए, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल का अमाउंट कम है, फोटोसिंथेसिस कम होगा, अमाउंट ज्यादा, सनलाइट को ज्यादा पकड़ेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। एकदम क्लियरिटी। और एनसीईआरटी अब लिख रहा है टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा है कि कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें ग्रैना पाए जाते हैं, ग्रैना पाया जाता है। तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। और कुछ में ग्रैना नहीं होगा, कुछ में ग्रैना नहीं होगा, केवल स्ट्रोमा लैमली इस तरह से बस। तो ग्रैना जहां वेल डेवलप है तो वहां पर लाइट रिएक्शन ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और जहां पर ए ग्रैनल है, जहां पर ग्रैना एब्सेंट है, ग्रैना नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। तो क्लोरोप्लास्ट का टाइप कितना है, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर ना, डेवलपमेंट, मीजोफिल सेल का डेवलपमेंट, ये सारे के सारे प्लांट के अंदरूनी फैक्टर है। इसी को कहते हैं प्लांट फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। तो ये कैसे होता है सर? कोई प्लांट के अंदर में साइज, शेप, क्लोरोफिल का अमाउंट वो कौन डिसाइड करता है? तो बोले सर हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये प्लांट का जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करेगा। प्लांट में डीएनए, जीन जैसा होगा वैसा से वैसा ही साइज होगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होगा। तो जो इंटरनल फैक्टर है, एनसीईआरटी लिखता है इट इज अ प्री डिपोजिशन, प्री डिपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के ना, डीएनए पे डिपेंड होगा, जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड होगा कि उनके अंदर शेप, साइज, मीजोफिल सेल का डेवलपमेंट, क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट, क्लोरोप्लास्ट का नंबर डिसाइड कौन करेगा? तो ये प्लांट खुद से डिसाइड नहीं करेगा, जब बना होगा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कैसे, उस पे सारे के सारे इंटरनल फैक्टर डिपेंड करते हैं। और एनसीईआरटी में लास्ट एक वर्ड रखा है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। अब बोलोगे सर ये क्या होता है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन? CO2 तो सर बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल क्या है? सर इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कहां से आ गया एनसीईआरटी का वर्ड? तो देखिए, ध्यान से देखो, कभी कभी लीफ क्या होते हैं, ये लीफ है, ये एपिडर्मिस, ठीक है, बीच में क्या है, स्टोमाटा है। स्टोमाटा मान लो बंद होगी, क्लोज, बंद है, क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा निकल रहा था, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा था, स्टोमाटा बंद हो गया। अगर स्टोमाटा बंद हो गया तो क्या बाहर से CO2 आएगा? क्या बाहर से CO2 आएगा? बोले सर स्टोमाटा तो बंद है, CO2 अंदर कैसे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अंदर में रिस्पिरेशन तो चलता होगा। सोचिए, एक लीफ है, स्टोमाटा बंद कर दिया, किसी तरह से मैंने उसका स्टोमाटा बंद करवा दिया, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा था, उसने स्टोमाटा को बंद कर लिया। अब CO2 तो अंदर से, बाहर से आएगा नहीं, लेकिन अंदर में जो मीजोफिल सेल है, अंदर में जो सेल है, वो रेस्पिरेशन से CO2 तो बनाएंगे ना। अंदर में मीजोफिल सेल रेस्पिरेशन से क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। यानी कि इंटरनली CO2 भी अवेलेबल है। इसी को एनसीईआरटी कहता है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन मीज, अगर स्टोमाटा बंद भी है तब भी अंदर में CO2 अवेलेबल है, और जितना ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन अंदर होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। क्लियर है? तो मेरे में से एकदम क्लैरिटी दिमाग में मेंटेन रखिए। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमने C3 साइकिल, C4, C2, कैंप आते पूरा सीख लिया। एनसीईआरटी में लास्ट में 2 पेज दिया है और लोग यहाँ पे छोड़ देते, बोले ठीक है ये आसान है पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप पढ़ने जाते हो प्लांट फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये अब जब पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में 2 पेज इस पे लिखा है। तो वहां पर 2 तरह के फैक्टर्स पे डिस्कस किया है, एक अंदरूनी फैक्टर
जो प्लांट में बाई बर्थ बनेगा, प्लांट पहले से डिसाइड करेगा, और एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर। तो बाहरी फैक्टर में सबसे पहले आ जाएगा सनलाइट। अगर भाई सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, हाँ सनलाइट। दूसरा जो आएगा वो आएगा एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन, इन्वायरमेंट में CO2 का अमाउंट कितना है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा टेम्परेचर, ये तो बाहरी फैक्टर है ना, बाहर का टेम्परेचर ही तो डिसाइड करेगा ना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा या कम होगा। इसके अलावा वाटर, यही चार है ना, ये चारों जो कहलाएंगे ये कहलाएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। सनलाइट डिसाइड करेगा, लाइट आएगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। बाहर में इन्वायरमेंट में CO2 कितने अमाउंट में है इस पे डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस। बाहर का टेम्परेचर कितना है वो डिसाइड करेगा फोटोसिंथेसिस, और बाहर से कितना पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। हाँ बोले सर वाटर कैसे, बोले सिंपल सी तो कहानी है, बचपन में पढ़ा था, ये आपने पॉट ले लिया, गमला ले लिया और यहाँ प्लांट लगा दिया, ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट का स्टेम है और ये लीफ है। अब सोचो इसे फोटोसिंथेसिस करना है, चार मेन चीज क्या चाहिए इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, क्या चाहिए? तो सर सबसे पहले सनलाइट, तो जाहिर सी बात है अगर सब कुछ अवेलेबल है और सनलाइट अवेलेबल नहीं है, रात का टाइम सब कुछ अवेलेबल है, सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिंपल सा है। सर इसे चाहिए CO2, तो CO2 दो तरह के, इन्वायरमेंट का CO2, एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन, और प्लांट के अंदर अपने अंदर के CO2, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, दो हो गए। तीसरा क्या है सर? पानी, वाटर। वाटर नहीं रहेगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन सर वाटर तो ज्यादा यूज नहीं होता, हमने तो पढ़ा है, करेक्ट पढ़ा है। प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है, प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका 98% टू 99% पानी वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देता है। ये तो सभी को मालूम ना, पानी जितना एब्जॉर्ब होता है उसका केवल 1 से 2% प्लांट अपने लिए यूज करता है। प्लांट अपने लिए केवल 1 से 2% ही यूज करता है ना, बाकी तो वो रिलीज कर देता है। अपना जितना भी रिएक्शन करना है उसके लिए एक्वस कंडीशन चाहिए, पानी वाला कंडीशन चाहिए, वो 1 से 2% में ही भरपाई करना है। सर क्या फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए? तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में वाटर टूटता है, याद करो वाटर H2O टूटा था, यही वाटर टूटने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज किया था। ये इलेक्ट्रॉन चला जाता था फोटो सिस्टम 2 को, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में बार बार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा? वाटर टूटने के बाद करता था ना। सर पानी तो बहुत कम चाहिए सर, 1% तो पानी चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए, पानी का रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी कहता है ठीक है पानी कम अमाउंट में चाहिए, प्लांट में थोड़ा भी अमाउंट में पानी अवेलेबल होगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत बड़ा है, डायरेक्ट इफेक्ट तो कम है यार, पानी तो बहुत कम चाहिए सर, 1% ही तो आप बोल रहे हो, उसमें सारा काम उसको कर लेना है। लेकिन अगर तुमने पानी की कमी कर दी, लॉजिकल सोचना, अगर तुमने पानी की कमी कर दी, स्ट्रेस कंडीशन कर दिया, पानी नहीं है, इट इज अ स्ट्रेस कंडीशन, पानी की कमी -H2O, प्लांट फटाफट क्या करेगा? मई जून का टाइम और खूब गर्मी, खूब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, खूब पानी निकल रहा है, प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन आ गया, प्लांट एक हार्मोन रिलीज करेगा एब्सिसिक एसिड, और जैसे ही एब्सिसिक एसिड आएगा वो स्टोमाटा को बंद कर देगा, स्टोमाटा क्लोज, स्टोमाटा बंद हो गया। बोले सर स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो अब क्या होगा? अब बताइए, स्टोमाटा अगर बंद हो गया तो क्या CO2 अंदर आएगा? स्टोमाटा अगर बंद हो गया तो CO2 आएगा? बोले सर नहीं, CO2 की कमी हो जाएगी। अरे यही तो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने प्लांट में पानी नहीं डाला तो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट करेगा। बोले सर कैसे? पानी की कमी
अगर पानी की कमी है तो पानी की कमी को कैसे भरपाई करेगा प्लांट? प्लांट स्टोमाटा को बंद कर देगा, पानी नहीं निकालेंगे, पानी तो है ही नहीं। अगर स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो अंदर CO2 नहीं आएगा, अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा। दूसरा, पानी अगर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ये लीफ है ना, पानी ले लेगा तो यही लीफ एक्सपैंड हो जाता है, इसे कहते हैं टर्जिड। आपने नाम सुना, टर्जिड मतलब फूला हुआ, टर्जिड। और ये था फ्लैसिड। अभी देखा है प्लांट में कभी? प्लांट में कभी देखा मुरझाया हुआ है, पानी उन्हीं डाला तो पानी एब्जॉर्ब किया, अब वो थोड़ा सा खिला हुआ दिख रहा है, वो टर्जिड दिख रहा है, स्वेल दिख रहा है, एक्सपोज दिख रहा है। टर्जिड जब रहेगा सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होगा। प्लांट में पानी की कमी, तो प्लांट क्या हो गया, बेचारा मुरझा गया, लीफ क्या हो गया, सिकुड़ गए, फ्लैसिड हो गए, सब सेल बेटा चुप हो गए, एक्सपोज नहीं है, वो क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, मुरझा रहा है, तो सरफेस एरिया कम, फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा। तो पानी तो कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर पानी की कमी कर दी तो दूसरे तरीके से, वो दूसरे तरीके से फोटोसिंथेसिस के रेट को घटाने का काम करेगा। चलो ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। एनसीईआरटी कहता है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्लैकमैन। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल है तो वहां पर देखना, एनसीईआरटी में एक लिखा है, एक साइंटिस्ट का नाम है ब्लैकमैन। इन्होंने डार्क रिएक्शन भी दिया था। द साइंटिस्ट वाज द ब्लैकमैन। ब्लैकमैन तो याद रखो ना, ब्लैकमैन से याद रख लो, ब्लैक मतलब डार्क, डार्क आदमी। इन्होंने दिया था डार्क रिएक्शन भी, डार्क रिएक्शन भी इन्हीं के नाम पे। लेकिन एक एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, ब्लैकमैन ने दिया था रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर एक वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी में, एक वर्ड है लिमिटिंग फैक्टर। बोले सर ये क्या होता है, ये समझ में नहीं आता, ये तो केमिस्ट्री में भी है सर लेकिन समझ में आता नहीं है, ये लिमिटिंग फैक्टर क्या है सर? ध्यान से सुनो, ज्यादा केमिस्ट्री में मत जाओ, ध्यान से सुनो। ब्लैकमैन क्या कहना चाहते? ब्लैकमैन बोलते देखो यहां सुनो, अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस, CO2 भी, लाइट भी, टेम्परेचर भी, वाटर भी, कई सारे फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, तो जिस फैक्टर का अमाउंट सबसे कम है, जिस फैक्टर का अमाउंट सबसे कम है, एनसीईआरटी का लाइन है, द फैक्टर विच इज प्रेजेंट सब ऑप्टिमल, ऑप्टिमम मतलब ना जितना चाहिए, ऑप्टिमम, सब ऑप्टिमम, सब मतलब बिलो, कम, तो जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में मौजूद है, सब ऑप्टिमल है, कम अमाउंट में, वो फैक्टर रेट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर उस सब ऑप्टिमल वाले को, फैक्टर को बढ़ाइएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, अगर घटाइएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली घटेगा। तो रेट को सबसे ज्यादा कौन डिसाइड करेगा? जिस फैक्टर का अमाउंट सबसे कम होगा, जितना चाहिए उससे अगर कम होगा, वो फैक्टर रेट को सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा, घटाने में और बढ़ाने में। सर कैसे? सर कैसे? सिंपल मैं बोल रहा हूं, सिंपल मैं बोल रहा हूं। अगर मान लो, ऐसे समझो, तुमने घर में सब्जी बनाना है, अभी जाओगे रात में डिनर बनाना है, तो तुमने सब कुछ लेते आया, 1 किलो नहीं, 1 बोरा आलू लेते आया, आलू भरपूर है, टमाटर भी लेते आया, ठीक है, बैगन भी लेते हैं, जितना चीज लाना भाई लेते आओ, सब कुछ लेते आओ, ठीक है, नमक वमक सब कुछ लेते आओ, बहुत सारे फैक्टर्स, पानी भी है अवेलेबल, सब कुछ है ना। और मान लो जो तुम्हारा गैस सिलेंडर है उसमें केवल है ½ kg, ½ kg भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत कम गैस भरा है, गैस सिलेंडर में गैस बहुत कम, और तुम लेते हो 1 बोरा आलू, नमक 5 kg ना, बैगन 5 kg, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ भरपूर अमाउंट में है। तो बोले अब बनाया जाए, सब्जी बनाया जाए, पूरे मोहल्लों को खिलाना है,
भंडारा करना है, सभी को खिलाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही तुम खाना बनाने स्टार्ट किए तो पता चला कि गैस तो कम है भाई। तो सबसे कम अमाउंट में कौन? तो बोले गैस है। तो गैस इज नोन एज द लिमिटिंग फैक्टर। अगर हाफ केजी है, तुम्हें चाहिए था पूरा एक बोरा आलू बनाना है, तुम्हें चाहिए था 5 केजी, 5 केजी चाहिए था, और है कितना? 1 केजी। अब बताओ, ठीक है, अब बताइए क्या सब्जी कितना की बनेगा? बोले सर कैसे बनेगा सर? 5 केजी रहता तब तो पूरा भंडारा बनता। अब कहाँ बनेगा सर? हाफ ही केजी है। तो हमारा सर जितना एस्टिमेट था ना पूरे मोहल्ले को खिलाना, 100 आदमी को खिलाना, अब सर शायद 20 ही आदमी को खिला पाएंगे। तो जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में ना, सब ऑप्टिमल जितना चाहिए था कितना? 5 केजी, है कितना? हाफ केजी। तो जो फैक्टर सबसे कम है वो डिसाइड कर रहा है भैया कितना सब्जी बनेगा। अब पड़ोसी से मांग लो गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर मांग लीजिए, 2 केजी ले लीजिए। तो जैसे जैसे अब गैस की क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो सब्जी बनने की क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर हाफ केजी और कम कर दे तो और तेजी से घटेगा। तो यहां पर सबसे कम अमाउंट में जो है वो क्या कर रहा है? रेट को सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा। तो मेरे में से यही था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो ब्लैकमैन ने दिया, और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझा है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझा है एक एग्जाम्पल लेकर के, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम होता है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझा है। सर सुबह का टाइम है, लाइट आया, सुबह का टाइम है, लाइट आया, देख लो ये प्लांट है और सुबह का टाइम है, लाइट आ चुका है, लाइट आया, सनलाइट आया, स्टोमाटा खुला, CO2 भी आएगा, वाटर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। लेकिन अगर ठंडा का टाइम है, हाँ ये ठंड का टाइम है, मान लो कश्मीर में है और टेम्परेचर चल रहा है बेटा -5 डिग्री सेल्सियस, बोले ठीक है, कई सारे फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहे हैं। CO2 है, अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। टेम्परेचर, सर बहुत ठंड है, तो बोले सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे सोचो, फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होते हैं, एक का नाम है लाइट रिएक्शन और एक का नाम है डार्क रिएक्शन। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का ये वर्ड है। लाइट रिएक्शन में भी कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। लाइट रिएक्शन भी जब करोगे ना, साइक्लिक, फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक, वहां पर भी कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि एंजाइम डिपेंडेंट नहीं, एंजाइम होते हैं। लेकिन जो डार्क रिएक्शन पूरी तरह से C3 पाथवे, जो कैल्विन पाथवे आप पढ़ते हो, C4 पाथवे पढ़ते, उसका हर स्टेप एंजाइम पे डिपेंडेंट है। उसका हर स्टेप को कौन कंट्रोल कर रहा है? एंजाइम कंट्रोल कर रहा है। तो ये नीट के क्वेश्चन पेपर में भी है और एनसीईआरटी में लिखा भी था कि डार्क रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेनली एंजाइम है। लाइट को भी है लेकिन मेनली एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डार्क रिएक्शन में। और एंजाइम तो आप लोग जानते हो ना, एंजाइम इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा ज्यादा करेगा। तो तुमने सब कुछ दिया उस प्लांट को कश्मीर में, लेकिन क्या है? टेम्परेचर आपने कम किया, एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। अगर एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, डार्क रिएक्शन कम होगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइए, -5 से +5, थोड़ा बढ़ा, +5 से +15, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। बाकी सब कुछ तो अवेलेबल है, एंजाइम अब काम करने स्टार्ट किया, और बढ़ाइए और बढ़ाइए, +25 कीजिए, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। तो यही है बच्चा, यही है आपको सिखाने के लिए रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एनसीईआरटी ने एंजाइम को ही माना है एग्जाम्पल। लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, बोले सर ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक प्लांट डेजर्ट में है, एक प्लांट डेजर्ट में, सब कुछ दो, प्लांट डेजर्ट में रूल है, लाइट दिया, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, 30 डिग्री टेम्परेचर भी है, लाइट भी है, CO2 भी है। लेकिन बेटा कई दिनों से बारिश ही नहीं हुआ है, वाटर जीरो है। तो बताओ, जीरो फिटिक प्लांट है, बहुत कम पानी, सबसे अमाउंट किसका कम है? वाटर का। तो यहां पर लिमिटिंग फैक्टर कौन
प्ले करेगा? जो सबसे कम अमाउंट में होगा। तो जो 0.5 है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? तो बोले सर यहां तो लिमिटिंग फैक्टर सर वाटर हो गया। एकदम करेक्ट। और मान लो कोई प्लांट पानी में डूबा हुआ है, हाइड्रोफाइट से पानी में रह रहा है, तो बोले सर पानी तो खूब अवेलेबल है, लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स है वहां पर सनलाइट नहीं आ पाता। आपको मालूम है कि पानी में थोड़ी ना सनलाइट जाएगा ज्यादा, पानी को पेनिट्रेट करना तो मुश्किल है। तो वहां पर सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर रोल प्ले करेगा। तो अलग अलग जगह, अलग अलग प्लांट, अलग अलग कंडीशन, जो लिमिटिंग फैक्टर वो अलग अलग हो सकता है ना। तो ये रट्टा नहीं मान लेना सर लिमिटिंग फैक्टर तो CO2 है। नहीं, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग प्लांट में लिमिटिंग फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, चलो भाई रात हो गया, रात में एक गमला निकालिए और खूब CO2 दीजिए, CO2 दीजिए, खूब टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। अगर रात का टाइम है तो लाइट होगा ही नहीं, लाइट इंटेंसिटी है ही नहीं। तो बोले सर यहां पर तो लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? लाइट हो गया। अरे लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो रात में अगर किसी प्लांट की बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? लाइट। तो अलग अलग प्लांट में लिमिटिंग फैक्टर चेंज होते रहते हैं, तो रट्टा नहीं मारना है। चलो ठीक है, फटाफट बताइए। गिव मी द 4 नेम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले 4 एक्सटर्नल फैक्टर का नाम बताइए। चलो फटाफट फटाफट। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या तुम्हारे नॉलेज के अकॉर्डिंग 4 एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? चलो चारों एक साथ लिखो ना, बहुत आसान है। हाँ, रीति ने लिखा सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन। टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी भी है, CO2 भी है। तो मेरे में से क्लियर है, यही है आपका लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट भाई। ठीक है, अब देखो मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। समझो, जितना समझना है समझो, बस गलती मत करना एग्जाम में। जितना समझना है अच्छे से समझो। मान लो तुमने नीट का एग्जाम दिया, बायो 360 मार्क्स, ठीक है भाई, 360 में आ गए तुम्हारे 340, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। केमिस्ट्री 180, मान लो 160 आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और फिजिक्स 180, फिजिक्स में बेटा केवल आया है 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मैक्सिमम बच्चे का यही होता है कि बायो में मार्क्स कम हो गए, चलो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में ठीक ठाक है, केमिस्ट्री और बायो में ठीक मार्क्स। अब बताओ लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? सर सबसे कम जो है ना सर, वही है लिमिटिंग फैक्टर, मेरा फिजिक्स है। अगर फिजिक्स का नंबर बढ़ेगा, अगर फिजिक्स का नंबर बढ़ेगा तो आपके क्वालिफाई होने के, रैंक अच्छे आने के चांसेस कितना बढ़ेंगे सोच ली। 30 की जगह अगर तुमने बेटा 60 लाया, सर रैंक और अच्छा आएगा। 80 आ गए, रैंक और अच्छा आएगा। सर 100 आ गया, रैंक और अच्छा आएगा। तो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बाकी तो सैचुरेशन में आ गए, ये और कितना लाओगे? 340 बहुत मार्क्स है बायो में, और कितना, क्या 360 लाना है क्या? चलो केमिस्ट्री 160 अच्छे मार्क्स है, लेकिन सबसे कम किस में है? सर फिजिक्स में। और फिजिक्स का नंबर अगर तुम किसी तरह से बढ़ाने में कामयाब होते हो तो तुम्हारे रैंक अच्छे आने के चांसेस बढ़ते हैं। और फिजिक्स में और घटा तो रैंक और घटने के चांसेस हैं। यही है बच्चा रूल ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आपके एनसीईआरटी में पूछा जाएगा किस साइंटिस्ट ने दिया, आप आंसर करके आना। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में गिवन है, ब्लैक मैन, ब्लैक पॉइंट और ब्लैक मैन याद रखना। ठीक है सर, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोले सर पढ़ते तो है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। सर हमने पढ़ने की कोशिश की, सभी बच्चे ने पढ़ा होगा जरूर, लेकिन पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। देखो सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ लाइट पे, लाइट पे। ठीक है, लाइट कैसे रोल प्ले करेगा?
तो लाइट तीन तरह से डिसाइड करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को। एक तो लाइट डिसाइड करेगा लाइट की क्वालिटी, बोले ठीक है। एक होगा इंटेंसिटी यानी क्वांटिटी, ना नंबर ऑफ फोटोन कितना गिर रहा है, इंटेंसिटी उसे कहते हैं। और एक है ड्यूरेशन, कितने देर के लिए लाइट दिया, बोले ठीक है। सर क्वालिटी मतलब जो लाइट आया, तो लाइट किस रेंज के लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, बोले सर ये तो आता है बस इसी रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बस सर जो हमने विबग्योर पढ़ा है ना, बस इसी को वो पकड़ता है। विबग्योर यानी कि 400 टू 700 नैनोमीटर के लाइट को ही वो केवल एक्सेप्ट करता है। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सनलाइट से तो कई तरह के रेज आ रहे हैं, इंफ्रारेड आ रहा है, अल्ट्रावायलेट आ रहा है, गामा आ रहा है, क्या क्या रेज आ रहे हैं, लेकिन सर सबको नहीं पकड़ता ये केवल पकड़ता है विजिबल रेंज ऑफ लाइट को, उसी में फोटोसिंथेसिस करेगा। तो उसे कहते हैं PAR, जो 400 टू 700 नैनोमीटर का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोले सर क्वालिटी, विबग्योर में देखो बच्चा, विबग्योर में विब को आप मान लो, स्टार्टिंग वाले विब को मान लो ब्लू रेंज, ब्लू ग्योर जी और वाई को मान लो ग्रीन, और ऑरेंज और रेड को मान लो आप रेड लाइट, समझने के लिए जिससे आसान हो जाए। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। विबग्योर को आप समझने के लिए विब वाले पार्ट को आपने ब्लू रेंज मान लिया, ये ग्रीन मान लिया और ये रेड मान लिया। और नीट का कितना फेवरेट क्वेश्चन है, हर थर्ड क्वेश्चन तो यही आता है, ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस का रेट किस लाइट में ज्यादा होगा। बोले सर एकदम याद है, फोटोसिंथेसिस का रेट सर सबसे ज्यादा होगा ब्लू लाइट में, फिर होगा सर रेड लाइट में, और सबसे कम होगा ग्रीन लाइट में, सबसे कम होगा ग्रीन लाइट में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। क्यों सर, क्यों ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं। ये जो मैंने ब्लू वाला बोला, क्योंकि ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट, ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ग्रीन को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होता है, सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसी रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होता है। ब्लू और रेड में एब्जॉर्प्शन ज्यादा, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, यही क्वालिटी है, रेड ब्लू और ग्रीन। तो जिधर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। कुछ जगह पे आपको थोड़ा स्लाइट कंट्रोवर्सी मिल सकता है, सर एब्जॉर्प्शन के लिए पहले सबसे ज्यादा ब्लू लाइट, एब्जॉर्प्शन के लिए फिर रेड लाइट और फिर ग्रीन लाइट। सर क्यों, रीजन बताइए। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको एक ग्राफ सॉल्व करवाया था, पिछले क्लास में एक ग्राफ आपको सॉल्व करवाया था। इस ग्राफ में जो भी ब्लू रेंज था, वहां पर देखना, ये देखना ऐसे आपको बने हुए दिखेंगे, ब्लू रेंज में आपको पिक ज्यादा बड़ा मिलेगा, ब्लू रीजन में आपको पिक जो है ज्यादा बड़े हुए मिलते हैं। तो ये देखिए, ये आपका ब्लू रेंज का लाइट था, देखिए पिक ज्यादा यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। ये आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है। और ग्रीन में देखो लड्डू, ग्रीन में क्या है, लड्डू है, लड्डू लड्डू। इसलिए अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन में आया तो आप लिख करके आइएगा सबसे ज्यादा, जहां पास पिक ज्यादा बड़ा है एनसीईआरटी में, सर सबसे ज्यादा पिक ना ब्लू में ज्यादा बड़ा पिक है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा, उसके बाद ग्रीन में लड्डू है सर, उसके बाद में रेड है, और उसके बाद में ग्रीन। हो गया, आंसर करके आना था। बोले सर लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे, हाँ
ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी में 3 ग्राफ बनाए गए और जो थर्ड ग्राफ है ना, उसमें दिया है एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंपैरिजन करने के लिए। एब्जॉर्प्शन को और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंपैरिजन किया गया। तो उन्होंने क्लोरोफिल ए के, ये देखिए ऐसे लेकर के एक ग्राफ बनाया। थर्ड ग्राफ एनसीईआरटी का देखिएगा, ये क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट है, ब्लू को ज्यादा पकड़ा, ग्रीन में लड्डू और फिर रेड में पकड़ा, हो गया। बोले हाँ सर ऐसे ही दिखता है। अब हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाना है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ देखिएगा ना तो तुम्हें ऐसा दिखेगा भाई, ऐसा दिखेगा। अगर तुम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये व्हाइट वाला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जिसे एनसीईआरटी कहेगा एक्शन स्पेक्ट्रम। फोटोसिंथेसिस के रेट का ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाएगा। तो एनसीईआरटी में 2 ग्राफ है और एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है 212 पेज नंबर है, उस पे एक क्वेश्चन गिवन एनसीईआरटी में, क्या दोनों ग्राफ ओवरलैप कर रहे हैं, 1 to 1 ओवरलैप कर रहा है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है। जब पढ़ोगे ना तो वहां पर क्वेश्चन है, क्या दोनों ग्राफ 1 to 1 ओवरलैप कर रहा है? तो बोले सर ये 1 to 1 क्या होता है पहले बताओ। अगर 1 to 1 ओवरलैप करता तो व्हाइट वाला ग्रीन वाले मर्ज हो जाते, तो आपको एक ही ग्राफ दिखता, एक ही तरह का पिक दिखता। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, देखो ना, आप ग्रीन वाला अलग दिख रहा है, व्हाइट अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है सर। वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप 1 to 1 नहीं कर रहे। बस वहां बस ये समझ में आ रहा है सर, मुझे ज्यादा फिजिक्स नहीं आता, इतना मैं बता सकता हूं कि सर देखो ना, ये ब्लू लाइट है ना, ब्लू में एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो देखो ना सर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हुआ। ब्लू में पिक ज्यादा है, लाइट ज्यादा पकड़ा गया, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। और सर ग्रीन में देखो ना सर, ग्रीन में कम है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम है, देख लो सर यहां। और देखो सर फिर से, रेड में एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं सर, जहां लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है वहां फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है, जहां लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है वहां फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बचाओ भाई, तो आपको ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, आपको करना है रेड में सबसे ज्यादा, रेड सबसे ज्यादा, फिर ब्लू, और फिर हो जाएगा ग्रीन। अगर फोटोसिंथेसिस पूछा गया तो रेड को प्रेफरेंस देना है, और एब्जॉर्प्शन पूछा गया तो आपको ब्लू को प्रेफरेंस देना है। सर क्यों? एब्जॉर्प्शन तो ब्लू में हुआ है, फोटोसिंथेसिस वही ज्यादा होना चाहिए था। उसका रीजन है, आई थिंक सिद्धेश है आज, क्या उस दिन एक क्वेश्चन उसने पूछा, सर क्यों, सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो भी फोटो सिस्टम है, रिएक्शन सेंटर है, P680 P700 याद कीजिए, वो सभी के सभी ब्लू रेंज में तो बैठे ना, वो सभी के सभी किस रेंज में बैठे? रेड रीजन में बैठे। P680 ये रेड वाला हो गया, P700 ये रेड वाला हो गया। तो फोटोज में पार्टिसिपेट तो यही करते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप बोलिएगा रेड में ज्यादा, ब्लू में थोड़ा कम होगा। एब्जॉर्प्शन पूछा गया तो बोलिएगा ब्लू में ज्यादा और रेड में कम होगा। ग्रीन तो लिस्ट है, ग्रीन तो लिस्ट है, सबसे कम होगा। तो ये आपको तीनों ग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, इस क्लास में भी एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, आपको उस ग्राफ में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपको 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना था, मैंने उस दिन बोला भी था कि आप आराम से इसे 3 क्वाड्रेंट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। ये ब्लू, ये आपका ग्रीन और ये आपका रेड, और ग्राफ बना लो। ये 400 नैनोमीटर है, ये 400, ये 500, ये 600 और ये हो गया 700। चलो ये 700 यहां तक बना देता हूं। कुछ नहीं करना है, पिगमेंट उठाइए क्लोरोफिल ए, और यहां पर देखिए यहां पर पिक बन गया भाई, ग्रीन में ऐसे हो गया, यहां बस ऐसे हो गया, खत्म।
खत्म, कहानी को कट कीजिए। इधर आप बना दीजिए क्लोरोफिल बी का, देख लीजिए, बस यही तो पूछा जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या है? तो आपको नहीं दिख रहा है क्या? क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए से ज्यादा लाइट को पकड़ता है ब्लू रेंज में, देख लीजिए, ब्लू रेंज में जितना ज्यादा पिक यानी उतना एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल बी का पिक बड़ा है। लेकिन जब रेड रीजन में देखते हैं तो क्लोरोफिल बी का पिक छोटा है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं तो उन्हें बड़ा कंफ्यूजन हो सर, और कभी बोलते हो ब्लू, कभी बोलते हो रेड। आप एनसीईआरटी को देख लीजिए। और एक है कैरेटिनोइड्स, कैरेटिनोइड्स का दोनों पिक बच्चा यही पास बना है। फोटोज में 3 पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटिनोइड्स। तो कैरेटिनोइड्स का दोनों पिक यही बन गया, दोनों पिक यही बन गया। उसका पिक रेड में नहीं है, ये भी याद रखना। अब मुझे बताओ, ज्यादा लाइट कहां एब्जॉर्ब हो रहा है? थोड़ा लॉजिकल बताना, लाइट यहां ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लू में या रेड में? अब बताइए तो आंसर। कितना भी बेवकूफ बच्चा होगा, कितना भी बेवकूफ होगा, बोले सर कौन सी बड़ी बात है, पीक मतलब उतना ज्यादा लाइट पकड़ना। बोले सर अब बताओ, आंसर करो। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होगा? ब्लू, ग्रीन और रेड। अरेंज कीजिए फटाफट सभी बच्चे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस लाइट में ज्यादा होगा? ब्लू, रेड और ग्रीन। फटाफट आंसर करो। ठीक है, तो सभी को अगर अरेंज करने के लिए आ गया तो अरेंज करके दिखाइए, अरेंज करके दिखाइए। ठीक है, तो सभी का क्लियर है, इसमें कौन सी बड़ी बात। और तो बोले सर ये तो ग्राफ राफ है तो समझ में नहीं आता। अरे कोई फिजिक्स का ग्राफ थोड़ी है, कोई फिजिक्स का ग्राफ है क्या? अरे जितना बड़ा पिक उतना एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कर लोगे, ब्लू, रेड एंड द ग्रीन। चलो ठीक है, तो चलो ये तुम्हारी क्वालिटी पे बात मैंने कर ली। अब हम लोग बात करेंगे लाइट की क्वांटिटी यानी इंटेंसिटी पे। ध्यान से सुनो, क्वांटिटी इंटेंसिटी होता कैसे, पहले दिमाग में थोड़ा सा सोचो। ये पर यूनिट एरिया है, इतना बड़ा एरिया। इंटेंसिटी मतलब क्या? इंटेंसिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन कितने गिरे। एक फोटोन आया, एक फोटोन आए, 3 फोटोन आए। लेकिन यही दोपहर हो जाता है तो तुम्हें लगता है तेज धूप गिर रहा है। तेज धूप क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तेज धूप? तो सर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, देखो 4, 5, 6। तो इंटेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया कितने नंबर ऑफ फोटोन गिरे, कितने नंबर ऑफ फोटोन गिरा। तो अब मुझे बताइए सर, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटोन ज्यादा आएंगे, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। बस इसी पे एक नया ग्राफ बनाना है। एनसीईआरटी में जो लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस दे रखा है, वहां पास एक और ग्राफ दिया है। तो वो भी फिजिक्स वाले ग्राफ से डरना नहीं है, ये सर फिजिक्स का ग्राफ है, क्वेश्चन आते हैं तो बनाना तो पड़ेगा। देखिए क्या करना है, इधर उन्होंने फिगर में देखना, ये है आपकी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है, ठीक है, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, यही ग्राफ है। बोले ठीक है, मान लो, ध्यान से सुनना, मान लीजिए अभी सुबह 6 बजे सनलाइट आएगा, सुबह 6 AM को सनलाइट आने वाला है। तो ये बताइए 5:59 पे अभी तो सन नहीं है ना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? 6 बजे लाइट आएगी, अभी मैं 5 बजे की बात कर रहा हूँ। अरे सर कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं, CO2 अवेलेबल है, टेम्परेचर है, सब कुछ है, लेकिन सर लाइट नहीं है। जैसे ही 6 बजा, जैसे ही 6 बजा, जैसे ही लाइट आया, उसकी इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? बोले सर इंटेंसिटी कम होगी। जैसे ही सनलाइट आया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, फोटोसिंथेसिस।
जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, 6 बजे, 6:05, 10 मिनट, 20 मिनट, 7 बज गए, 8 बज गए, तो जैसे जैसे आपका सनलाइट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? तो देखो लीनियरली बढ़ रहा है। अब समझ में आया? ऐसे समझो, तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा, और बढ़ाया और ज्यादा। अब समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, लीनियर यानी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भाई, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ध्यान से सुनना। अभी क्या था? अभी 6 बजे से 8 बजे तक अभी क्या था? इंटेंसिटी कम था या ज्यादा था? बोले सर अभी धीरे धीरे तो पहले 6 बजे सर स्टार्ट हुआ तो इंटेंसिटी कम था, 7 बजे इंटेंसिटी बढ़ा, 8 बजे और इंटेंसिटी बढ़ा, 9 बजे और इंटेंसिटी बढ़ी, तो अभी 9 बजे तक, 9 बजे पिक पे पहुंच जाएगा। तो 9 बजे से पहले तक, ध्यान से देखो, 9 बजे से पहले तक जो इंटेंसिटी है वो तो लिमिटिंग फैक्टर था। CO2 अवेलेबल था, वाटर अवेलेबल थे, एंजाइम काम कर रहा था, टेम्परेचर, सब कुछ था, लेकिन इंटेंसिटी सर कम थी। तो जो फैक्टर कम होता है उसी को लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो अभी 9 बजे तक ये था, इंटेंसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर। एनसीईआरटी ने इसे ए करके पूछा भी है, ये ABCD करके अरेंज कर दिया। अब समझ में आया? 9 बजे तक, अभी 6 बजा, इंटेंसिटी कम है, 6:30 इंटेंसिटी कम है, अब बढ़ी, अब बढ़ी, तो अभी तक क्या चल रहा है? सर इंटेंसिटी कम है, बाकी चीजें तो अवेलेबल है, तो अभी तक इंटेंसिटी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगा। ठीक है सर। अब 9 बज गए तो इंटेंसिटी बढ़ गई। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जैसे ही फुल सनलाइट, गर्मी का दिन को देखिए, 12 बजे फुल सनलाइट देखा है? फुल सनलाइट जब पूरा सन निकल जाता है गर्मी के दिनों में, उसका केवल 10%, उसका केवल 10%, एनसीईआरटी का वर्ड है, फुल सनलाइट का ओनली 10% इंटेंसिटी पे ये सैचुरेट हो जाता है। बोले मतलब, यानी कि फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ही 10% पहुंचा, 10% केवल फुल सनलाइट का पहुंचा, बाकी फैक्टर, CO2 बोल रहा है ए हम ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वाटर हाथ खड़ा कर रहा है, टेम्परेचर हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी फैक्टर लिमिटिंग हो रहे हैं, बाकी फैक्टर यहां पर देखो ध्यान से, बाकी फैक्टर लिमिटिंग हो रहे हैं। एनसीईआरटी में आप बी नंबर का देखना, बाकी फैक्टर, CO2 बोल रहा है अब हमें अवेलेबल नहीं है, 10% पे वो मैक्सिमम पिक पे पहुंच जाता है। यहां देखिए ध्यान से, फुल सनलाइट का 10%, फुल सनलाइट का 10% पे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अचीव कर लिया जाता है। इसी को कहते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। लिख दो भाई, लाइट सैचुरेशन पॉइंट, जहां पास फोटोसिंथेसिस अपने मैक्सिमम रेट पे पहुंच गया, उस लाइट इंटेंसिटी को लाइट सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। सर कितना होता है? फुल सनलाइट का केवल 10%। इसलिए तुम्हारे घर के बालकोनी में जो प्लांट लगा है, गमले में प्लांट लगा है, तो सर यहाँ तो सनलाइट आता नहीं है, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है? तो टेंशन नहीं लीजिए, जो बालकोनी में प्लांट लगा है उसे कभी टेंशन नहीं, उसको नहीं चाहिए फुल सनलाइट। फुल सनलाइट का केवल 10% पे ही वो मैक्सिमम रेट को अचीव कर लेता है। इसलिए कोई प्लांट कंप्लेन नहीं करता कि सर हम तो उधर छुपे हुए हैं, हमें तो फोटोसिंथेसिस कम होता होगा, नहीं। इसलिए देखना, कभी कभी जो प्लांट होते हैं वो ना डेंस फॉरेस्ट है, नीचे में है, या दूर है सनलाइट से, छुपे हुए हैं, तो कंप्लेन नहीं करते कि फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। इतना चाहिए नहीं, 10% भी मिल गया तो मैक्सिमम रेट को पहुंच जाएंगे। आ गया समझ में? इसलिए कोई प्लांट कंप्लेन नहीं करेगा कि सर मेरे अंदर में लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। अरे भाई सनलाइट का 10% ही मिल गया ना, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर ठंडे में फोटोसिंथेसिस कम होता होगा और सर गर्मी में ज्यादा होता होगा, नहीं। ठंड में सनलाइट कम ही आ रहा है, 10% तो आ ही जाता होगा, 10% ही मैक्सिमम रेट को अचीव करने के लिए
मैक्सिमम रेट को अचीव करने के लिए 10% ही इनफ है। तो दुनिया का कोई प्लांट कंप्लेन नहीं करता कि लाइट की कमी है, एक्सेप्ट एनसीईआरटी का वर्ड है, पढ़ो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक वर्ड दिया है, एक्सेप्ट डेंस फॉरेस्ट, एकदम घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, वहां जो नीचे में प्लांट है ना, ग्रास वगैरह छोटे मोटे प्लांट है, एकदम डेंस फॉरेस्ट है, वहां तो वो भी नहीं पहुंच पाता। तो जो डेंस फॉरेस्ट में जो छोटे प्लांट होते हैं, उनके लिए ये लिमिटिंग फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि 10% भी वहां अचीव नहीं कर पाता। बाकी दुनिया में कोई प्लांट कंप्लेन नहीं करते, बेटे लाइट की कोई कमी नहीं भैया, लाइट तो मस्त है, हम मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, सर और हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 10% तो पहुंच गए सर, और बढ़ाएंगे तो? बढ़ाते जाओ भाई, लड्डू मिलेगा। और बढ़ाओ इंटेंसिटी, और बढ़ाओ लड्डू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को कहते हैं सैचुरेट हो चुका है, फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो गया। अब फोटोसिंथेसिस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एनसीईआरटी में देखना यही ग्राफ है ना, तुम और बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ बाकी चीज है ही नहीं। ऐसा ही हुआ कि तुमने सब्जी बनाने के लिए एक बोरी क्या लाया था, आलू लाया, तुमने क्या लाया, मटर लाया, सब कुछ लाया, खूब सारे ना। और सिलेंडर सर हमने तो एक सिलेंडर नहीं, 5-5 सिलेंडर इस बार रख लिए, भंडारा करना है, पूरे मोहल्ले में खिलाना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने स्टार्ट किया तो नमक की कमी होगी। नमक कितना लाया था, मान लो कि बेटा एक ही पैकेट लाया था, एक पैकेट तो खत्म हो गए। तो अदर फैक्टर, इस बार सिलेंडर भरपूर है, 10% भी यूज नहीं हो रहा है मैक्सिमम खाना बनाने के लिए, लेकिन अदर फैक्टर जैसे नमक बोल रहा है भैया मैं तो कम हूं, तो अदर फैक्टर यहां देखना ध्यान से, यहां पर लिखेगा अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट में पहुंच गया, लेकिन बाकी जो फैक्टर है वो बोले हम लिमिटिंग है। CO2 बोल रहा है अब हमें अवेलेबल नहीं है, अब करोगे कैसे फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो चुका है, लेकिन बाकी फैक्टर लिमिटिंग हो गए, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। सर और बढ़ाएंगे तो? सर और बढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी आगे में ग्राफ को नहीं ले जाता, लेकिन और इंटेंसिटी को बढ़ाइएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा। और बढ़ाइएगा इंटेंसिटी, और बढ़ाइएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। सर क्यों? क्योंकि एक वर्ड होगा फोटो ऑक्सीडेशन, आपको कल बताया था, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दीजिए तो वाटर ज्यादा टूटेगा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, फोटोलिसिस ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में होते हैं, हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं फ्री रेडिकल वाले को, वो बहुत ही लीथल है, जानलेवा है, वो खतरनाक है। बोले सर क्यों? क्योंकि वो मेन पिगमेंट को, जो मेन पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर है, उसको रप्चर कर देगा, खराब कर देगा। अगर फोटोन ज्यादा गिरा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, वाटर ज्यादा टूटा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहे, नेसेंट ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुए, और ये किससे रिएक्ट कर रहे? ये रिएक्शन सेंटर से, रिएक्शन सेंटर को खराब कर दिया। अगर रिएक्शन सेंटर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, खराब हो गया, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगेगा, तो ये बच्चा नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में यहां तक केवल ग्राफ लिया है, लेकिन याद रखिएगा ज्यादा इंटेंसिटी ले जाने पे फोटो ऑक्सीडेशन होता है और फोटोसिंथेसिस का रेट घटता है। तो मैं एनसीईआरटी वाले ग्राफ को वापस से आपको बता देता हूं कि कोई गड़बड़ ना करना, इधर इंटेंसिटी है और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इंटेंसिटी बढ़ाइए, सुबह 6 बजे के बाद का, 6:05, 10 मिनट, 7 बजे बढ़ रहा है, 8 बजे बढ़ रहा है, 9 बजे बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ते जा रहा है। तो अभी तक लिमिटिंग फैक्टर कौन था? लाइट की इंटेंसिटी। 10 बजे फुल सनलाइट आ रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो वो लाइट इंटेंसिटी जहां पर वो सैचुरेशन पे पहुंचेगा, इसी को कहेंगे वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जहां पर सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, लाइट सैचुरेशन पॉइंट, LSP। कितना है? 10% ऑफ फुल सनलाइट। बाकी फैक्टर जो है वहां पास घटने लग रहे हैं, बाकी फैक्टर घट रहे हैं,
और अब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का रेट, इंटेंसिटी बढ़ाइए, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? तुम और बायो पढ़ो, तुम्हारे ऑलरेडी 340 मार्क्स आ चुके हैं नीट में, 360 में 340, और बायो पढ़ो। अरे कितना पढ़ोगे भाई, 340 ठीक है, चलो भाई 360 आ गया, और बायो पढ़ो, अब क्या 370 लेते होगे? सैचुरेशन तो हो गया, 360 में 360 आ गए तुम्हारे बायो में। सर अगले साल और बायो की अच्छी तैयारी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ रहा है? सैचुरेशन तो आ चुका है, अब कुछ भी कर लो, बायो और पढ़ो, बायो की और बुक और पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही हो गया कि अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग और फोटोसिंथेसिस अपने मैक्सिमम रेट को अचीव कर चुका है। तो यही है आपके एनसीईआरटी का ग्राफ। और एनसीईआरटी यही ए बी सी डी करके क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर करके आना है। यहां पर सी में क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया, हाँ फोटोसिंथेसिस सैचुरेशन, ठीक है। बी ट्रांजिशन पॉइंट है, अभी वो सैचुरेशन की तरफ जा रहा है, और ए अभी लिमिटिंग फैक्टर है, कौन, लाइट। तो मेरे में से ये ग्राफ आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। चलो फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे समझ में आया ये? ठीक है, चलो, यानी कि फोटोसिंथेसिस का खतरनाक रिएक्शन तुमने एक तो निपटा दिया, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा खतरनाक है लेकिन समझ में आना चाहिए। चलो यहां देखिए, ध्यान से, ध्यान से अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, CO2 इज द मेन लिमिटिंग फैक्टर। मेन, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, सनलाइट का 10% भी आ गया, फोटोसिंथेसिस मस्त हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। 8 बजे 9 बजे के बाद मस्त फोटोसिंथेसिस होता है। मेन जो कमी है, मेन लिमिटिंग फैक्टर है वो CO2 है, मेन लिमिटिंग फैक्टर है वो CO2 है। अब ध्यान से, यहां पर बच्चा लोग डाटा में गलती कर देता है, क्योंकि डेटाबेस है और तुम्हें लगता है सर डाटा वाटा कैसे याद होगा, थोड़ा सीखने की कोशिश करना। मेन लिमिटिंग फैक्टर जो है वो CO2 है। बोले सर ठीक है, आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा हो, तो ज्योग्राफी में ये कहा जाता है कि इन्वायरमेंट में N2 का परसेंटेज है 78%, और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03%। अगर थोड़ा बहुत, मैंने अपने क्लास 6 में ये डाटा पढ़ा था जो आज तक काम आ रहा है। CO2 का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में 0.03% है, लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब कि हम लोग CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लकड़ियां चला रहे हैं, कोयला जल रहा है, मोटर व्हीकल ना, पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा है, तो CO2 निकल रहा है। तो प्रेजेंट इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत 0.03 से एक्सीड होकर के 0.04 पे पहुंच गया है, ठीक है, प्रेजेंट में 0.04 है, बोले ठीक है। 100 यानी परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 में 0.04 है। इसी को मैं पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसी डाटा को मैं पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट कर रहा हूं। 100 में कितना है, 0.03 पर मिलियन, 10 लाख में कितना होगा, तो ये डाटा हो जाएगा 300 ppm और ये हो जाएगा 400 ppm। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको ये वर्ड मिलेगा ppm, तो गड़बड़ मत करना, सर ये ppm क्या है? अरे भाई 10 लाख में निकाल दिया, 100 में 0.03 था, 10 लाख में कितना होगा? तो बोले सर इतना तो आता है हमें मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा 300 ppm टू 400 ppm प्रेजेंट इन्वायरमेंट में CO2 अवेलेबल है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी और महान है, आपकी एनसीईआरटी इस डाटा को यूज करेगी 300 म्यूएल पर लीटर, म्यूएल माइक्रोलीटर, म्यूएल पर लीटर टू 400 म्यूएल पर लीटर। याद करो, आपके एनसीईआरटी में म्यूएल में दे रखा है, तो आपको डरना नहीं है, जो मैंने बताया वही चीज है।
उन्होंने इसे वॉल्यूम में कंसीडर करके ले लिया, मैंने पार्ट्स पर मिलियन में लिया था, इन्होंने वॉल्यूम वॉल्यूम करके 300 म्यूएल टू 400 म्यूएल उस डाटा में कन्वर्ट कर दिया। तो इस डाटा से डरना नहीं। प्रेजेंट एनवायरनमेंट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 300 म्यूएल टू 400 म्यूएल पर लीटर CO2 अवेलेबल है। बोले ठीक है सर, इस डाटा में डरना नहीं। तो ठीक है सर, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक कहानी सुनाता हूं, पहले कहानी सुनाता हूं, फिर चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ये एक C3 प्लांट है और ये एक C4 प्लांट है। एक C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है। ठीक है, C4 प्लांट के अंदर बेटा है पेप्को, जो आसानी से CO2 को पकड़ सकता है। पेप्को की एफिनिटी CO2 से ज्यादा है, यानी वो CO2 को ज्यादा तेजी से, ज्यादा रेट से पकड़ सकती है। C3 जो है उसके पास रुबिस्को है, और रुबिस्को की एफिनिटी कम होती है। रुबिस्को की एफिनिटी कम होती है। 1 घंटे में ये CO2 को कम पकड़ेगी और पेप्को 1 घंटे में ज्यादा को पकड़ेगी, क्योंकि पेप्को की एफिनिटी ज्यादा होती है। बोले ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, C4 में पेप्को भी है, रुबिस्को भी है। ग्लूकोज रुबिस्को ही बनाएगा, लेकिन पहले कौन पकड़ता है CO2 को? याद करो, C4 प्लांट में 2 बार कार्बोक्सिलेशन, पहले कौन पकड़ता था? पेप्को। वो ले जाके छोड़ देता था, फिर रुबिस्को पकड़ के ग्लूकोज बनाता था। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और यहां C3 में तो होता ही नहीं पेप्को, तो टेंशन मत लीजिए। बोले ठीक है सर, ठीक है। अब समझिए, 2 बच्चे, एक PCB का है और एक PCM का है। ठीक है, 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट है। ये आप हो PCB और एक आपका दोस्त है PCM। अब फिजिक्स का ओलंपियाड करना है, ध्यान से सुनना। फिजिक्स का ओलंपियाड में जाना है। बोले ठीक है, फिजिक्स के ओलंपियाड में जाना है आपको भाई, और आपको फिजिक्स का जो ओलंपियाड होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का है। एक इंजीनियरिंग का बच्चा गया, एक बायो का बच्चा जा रहा है। अब जो बायो वाला बोलेगा यार मेरा तो फिजिक्स पहले से ढीला है, मेरा फिजिक्स तो पहले से ढीला क्योंकि मेरा मैथ्स कमजोर है। पीसीएम वाला बोलेगा मुझे तो मैथ्स आता है भाई, मेरा तो फिजिक्स अच्छा है। जाहिर सी बात है। अब दोनों में कंपटीशन हो गया, नंबर कौन ज्यादा लाएगा, टॉप कौन करेगा। ठीक है भाई। अब पीसीबी और पीसीएम वाले दोनों बच्चे गए लाइब्रेरी में, बोला गया कि भैया हमको दो फिजिक्स का बुक दो, मुझे फिजिक्स का बुक दो भाई, मुझे टॉप करना है। बोले ठीक है, ले जाओ। तो पीसीबी वाले ने बोला भैया मुझे जो चाहिए वो चाहिए बेटा 30 बुक्स, 30 बुक चाहिए। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ूंगा। 30 बुक में उसके तो 10 बुक जो है वो तो मैथमेटिक्स के, 10 बुक तो मैथमेटिक्स के। पहले मैथ सीखेगा, 1 साल के बाद कंपटीशन है, तो पहले आप लो लेवल का कैलकुलस, ट्रिगोमेट्री ये सब सीखोगे, तब आप मेन फिजिक्स सीख पाओगे। तो उसमें से 30 बुक में 10 बुक क्या है, वो तो मैथ्स का है। अब पीसीएम वाला बच्चा बोलेगा ओ मुझे भी तो 100 नंबर लाने हैं, लेकिन मुझे मैथ्स तो पढ़ने ही नहीं भाई, मुझे केवल बुक्स कितना चाहिए, 20 बुक्स चाहिए। केवल कितनी बुक्स चाहिए, 20। मुझे मैथ्स का बुक तो चाहिए नहीं भाई, मैथ्स तो पहले ही से आता है, मुझे डायरेक्टली फिजिक्स के बुक सॉल्व करने। ठीक है, दोनों में ब्रेस लग गया भाई। तो आपको चाहिए बेटा 30 बुक्स, आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स ठीक करना है, और इसको चाहिए बेटा केवल 20। ठीक है, अब दोनों में रेस हो गया। इन लोग गए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बोला गया भैया केवल बुक अवेलेबल है 15 बुक अवेलेबल है तुम दोनों के लिए। अवेलेबल बुक कितने, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, इस डाटा को, अवेलेबल बुक है 25, अवेलेबल बुक है 25, 25 ही बुक अवेलेबल है। अब मुझे बताओ, जो इंजीनियरिंग वाला बच्चा है वहां 25 बुक अवेलेबल है, उसे चाहिए कितना था, 20। तो बोलेगा है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है,
मैं तो अपने सैचुरेशन 100 मार्क्स लेते आऊंगा, मैं तो सैचुरेट कर जाऊंगा। मुझे डिमांड था 20 बुक के और यहाँ अवेलेबल है 25, मैं तो अपने सैचुरेशन पे पहुंच जाऊंगा, मैं तो 100% मार्क्स लाऊंगा भाई। लेकिन अब सोचिए आपके बारे में, 30 बुक चाहिए था, अवेलेबल 25 है, क्या आप सैचुरेशन पे पहुंच पाओगे? क्या आप 100 मार्क्स ले पाओगे? क्या आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे? 100 में 100 ला पाओगे? बोले नहीं सर, मेरे साथ दिक्कत क्या है ना, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं था, मुझे चाहिए था 30 बुक, अवेलेबल था 25, मैं क्या करता? लेकिन वही मैथ्स वाला बच्चा बोले मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बुक चाहिए था कितना, 20 और बुक था 25, मेरे लिए कोई इशू नहीं। यही कहानी है इन्वायरमेंट के अंदर, यही कहानी इन्वायरमेंट में चल रही है। ध्यान से अब रिलेट करो एनसीईआरटी के वर्ड्स को। C3 को मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अचीव करने के लिए उसे चाहिए 450 म्यूएल पर लीटर, यानी 450 ppm लिख दे। एनसीईआरटी कहता है बियॉन्ड 450 ppm। इसे अगर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पहुंचना है तो इन्वायरमेंट में 450 से बियॉन्ड CO2 होना चाहिए। C4 बोल रहा है मेरे पास पेप्को है, अच्छा एंजाइम है, पकड़ लेगा, कम भी रहेगा तो पकड़ लेंगे। तो मुझे 360 चाहिए ppm मैक्सिमम रेट को अचीव करने के लिए। क्यों? मेरे पास पेप्को है और पेप्को ज्यादा बेटर है भाई, ज्यादा ग्रास्पिंग पावर है, जल्दी फिजिक्स समझ में आता है, मैथ्स का बच्चा है, फिजिक्स जल्दी समझेगा, तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 360 है, मैं सैचुरेशन लेवल को अचीव कर लूंगा। इसे कितना है एनसीईआरटी का डाटा देखो, बियॉन्ड 450 म्यूएल, उसे 360, और प्रेजेंट इन्वायरमेंट में अवेलेबिलिटी है 400 ppm की, 400 ppm की, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में 400 ppm की। अब थोड़ा लॉजिकल मुझे बता दो यार, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में 400 है, C3 की डिमांड है 450 से बियॉन्ड और C4 को 360, तो प्रेजेंट इन्वायरमेंट में जो CO2 अवेलेबल है, तो सैचुरेशन पिक को कौन अचीव करेगा, मैक्सिमम रेट को कौन पिक कर लेगा? C4 बोलेगा मुझे चाहिए था 360, अवेलेबल 400 है, मैं सैचुरेशन लेवल को पिक कर लूंगा। तो प्रेजेंट इन्वायरमेंट में C4 सैचुरेशन को अचीव कर चुका है, मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जितना चाहिए मिल रहा है। अब मुझे बताइए, क्या प्रेजेंट इन्वायरमेंट में C3 मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है? जितनी इसकी एबिलिटी थी ये कर सकता था, अगर 450 तक दे देते ये कर लेता। मैक्सिमम रेट नहीं है तो बोलेंगे मैं अपने मैक्सिमम पिक को नहीं पहुंचाऊं, तो ये सैचुरेशन लेवल को नहीं पहुंचा है। नो सैचुरेशन लेवल, नो सैचुरेशन लेवल, नो सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल को ये पिक नहीं किया है। जितना कर सकता था ना, जितना तुम फिजिक्स में मार्क्स ला सकते थे, तुम नहीं ला पा रहे हो। सर बुक नहीं है, मैं ला सकता था लेकिन मैक्सिमम मेरा मार्क्स ही नहीं आ पा रहा है, मैं नीट इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास बुक की कमी है। C4 बोला मेरे पास ग्रास्पिंग पावर है, मैं कम ही बुक पढ़ूंगा, मैं ग्रास्पिंग पावर अच्छा है। इसलिए प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कोई भी C3 प्लांट मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस अचीव नहीं कर पा रहा है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। बोले सर क्या? आपने देखा होगा, कभी जाओ बॉटनिकल गार्डन जाओ या कभी कॉलेज जाओ, कोई यूनिवर्सिटी जाओ, वहां देखो कोई गार्डन में ना ग्रीन कलर से ऐसा कवर्ड होगा, पूरा ग्रीन कलर से, ऐसे एक शीशे की ग्लास बनी होगी जो ग्रीन कलर से कवर्ड होगा, हरे रंग का दिखेगा, इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। हरे रंग से कवर्ड है तो ग्रीन हाउस कह दिया। इसके अंदर में आप अपने मन मुताबिक, एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर प्लांट लगा दीजिए, राइस वीट जो भी लगाना है भैया लगा दो, लगा दो, और अपने मन मुताबिक टेम्परेचर, मन मुताबिक CO2 को बढ़ा घटा सकते हो। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं।
हरे रंग से कवर करके ग्लास बना दिया और अंदर में अपने मन मुताबिक CO2 इंटेंसिटी टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हो। तो साइंटिस्ट ने बोला ओ ये C3 प्लांट यहां लगा दिया। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया भाई और मुझे बताना एनसीईआरटी पढ़ के 2 प्लांट का नाम लिखा है। हाँ, ग्रीन हाउस क्रॉप नाम के दिया है। हाँ, वहां पर देखना बेल पेपर होगा और किसका नाम है मुझे बताना एनसीईआरटी पढ़ करके। उन्होंने यहां पर प्लांट लगा दिया C3 प्लांट और बोला देखो, और ये C3 प्लांट उन्होंने विदाउट ग्रीन हाउस लगाया। यानी 2 एक्सपेरिमेंट करना है, एक ग्रीन हाउस से कवर करके एक घर बना के करना है और एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में प्लांट को ग्रो करना है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए। यहां कितना CO2 अवेलेबल है? तो प्रेजेंट इन्वायरमेंट में अवेलेबल है 400 ppm। प्रेजेंट इन्वायरमेंट में अवेलेबल है 400 ppm। ठीक है, और ये C3 प्लांट को चाहिए कितना भाई? बियॉन्ड 460। ठीक है, मैंने ग्रीन हाउस वाला जो कवर हाउस बनाया, वो कवर करके जो ग्लास वाला बनाया, मैंने आर्टिफिशियली यहां पास CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और कर दिया 400 ppm। इसे मैंने कर दिया 500 ppm। मैं तो अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता हूं, 500 ppm कर दिया। तो बताइए प्रोडक्टिविटी इसमें बढ़ेगी या घटेगी? ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट लाने से हमने बनाया और CO2 का छिड़काव कर दिया, स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया। प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कितना है? 400। मैंने बाहर से ऐड कर दिया, कितने में लेते हैं? 500 ppm। तो अब बताइए इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? तो हमने देखा प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर आप CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो जो लोग ग्लोबल वार्मिंग चिल्ला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से एक फायदा ये निकाला जा सकता है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। ग्लोबल वार्मिंग में CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा? सोचिए, CO2 बढ़ेगा, इस प्लांट को चाहिए था 460 से ऊपर, अवेलेबल कितना है? 400। आने वाले कुछ सालों में CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो C3 की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी को कहेंगे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में किसका अमाउंट बढ़ेगा? सर CO2 का। CO2 बढ़ेगा, इसके लिए पहले तो लिमिटिंग था, अब और बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये पूरी कहानी एनसीईआरटी बच्चा हाफ पेज गिवन है, हाफ पेज गिवन है, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है तो लगता है सर डाटा वाटा याद करना है, कैसे याद करेंगे ना, कैसे याद करेंगे? तो वहां पर देखना 2 प्लांट पे रिसर्च किया गया, एक और कौन सा था? पीपर करके दिया होगा, शिमला मिर्च, उस प्लांट पे। ठीक है, उन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के ना, उन्होंने आर्टिफिशियली CO2 को इनरिच किया और वहां देखा कि C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ते हुए दिख रही है। तो हमें कंक्लूजन निकाला कि प्रेजेंट एनवायरनमेंट में है 400, C3 को चाहिए था 450 बियॉन्ड, उससे ज्यादा। तो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में C3 मैक्सिमम रेट को अचीव नहीं कर रहा है। तो CO2 प्रेजेंट एनवायरनमेंट के लिए लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगा। चलो बताओ किसे किसे समझ में आया ये कहानी? कर लोगे? हो जाएगा? सिंपल सी कहानी है, डाटा में रटना नहीं है। डाटा कहां है? जो तुमने बचपन में पढ़ा था। CO2 का अमाउंट कितना है? तो CO2 का अमाउंट कितना है? 0.03। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बढ़ गया है, 0.04। इसी को एनसीईआरटी म्यू एल पर लीटर में लिखेगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो अभी जाइए
और उस डाटा को निकालिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, गो ब्रिंग द एनसीईआरटी, अपने एनसीईआरटी को लाइए, उस पेज को खोलिए और इस डाटा को पढ़िए, उस डाटा को पढ़िए, तब आपको दिमाग में क्लैरिटी आएगा। हाँ, वो आपके दिमाग में क्लैरिटी क्रिएट करेगा। तो प्रेजेंट इन्वायरमेंट में अवेलेबल है 400 म्यूएल पर लीटर, मुझे चाहिए 450 बियॉन्ड, उससे ज्यादा। तो मैं अपने मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा हूं, जितना चाहिए था उतना मिल ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल मीडियम बनाया, आर्टिफिशियल घर बनाया, उसके अंदर प्लांट को लगा दी और वहां मैंने CO2 ले जाके छोड़ दिया। तो CO2 इनरिच्ड हो गया, CO2 मैंने 500 तक कर दिया। अगर 500 तक कर देंगे तो क्या होगा, 500 तक कर देंगे तो CO2 का अमाउंट बढ़ा, 450 से ज्यादा बढ़ गया, तो मैक्सिमम रेट पे कौन पहुंचेगा, C3 पहुंच जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है? लेकिन सर और कर दे तो, अगर 500 से बियॉन्ड कर दे तो प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली घटेगा। अगर एनसीईआरटी में ये भी वर्ड लिखा है कि अगर तुमने और ज्यादा वो 500 ppm से ज्यादा कर दिया तो सर, तब CO2 की अमाउंट 500 से ज्यादा कर दिया तो याद रखना ड्रास्टिकली घट जाएगा। सर अब कैसे घट जाएगा, ये तो अच्छा चीज था, मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया, लेकिन नुकसान क्या है, CO2 अगर प्लांट के अंदर आता, ये CO2 है और ये सेल है, मीजोफिल सेल जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर CO2 आता है तो CO2 पहले वाटर से बाइंड करता है, H2O से, CO2 plus H2O वाटर, दे विल फॉर्म द H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड टूट करके बनाएगा H प्लस और HCO3 माइनस। H प्लस बना रहा है तो ये एसिडिक सब्सटेंस है। तो अगर आपने जानबूझ करके या गलती से CO2 और बढ़ गया, धीरे धीरे और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए, तो CO2 एसिडिक नेचर का है, वो खूब बनाएगा H प्लस, तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, पूरा सेल एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और आपको बताया गया है कि जो आपका एंजाइम होता है वो एसिडिक नेचर पे डीनेचर होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, खराब होने लगता है। तो जो आपके एंजाइम है वही डीनेचर होने लगेंगे, रुबिस्को पेप्को डीनेचर होने लगे, तो क्या हो जाएगा भाई, डीनेचर अगर हो जाएगा तो परमानेंटली खराब हो गए, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली घट जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा CO2 भी बढ़ाना ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। ये एनसीईआरटी ने अपने स्टेटमेंट में मेंशन किया है। बियॉन्ड 500 बढ़ा दो तो ड्रास्टिकली घटेगा, क्योंकि CO2 एक तरह से एसिड का फॉर्मेशन करेगा और एसिड एंजाइम को डीनेचर करता है, एंजाइम खराब, एंजाइम अगर खराब होगा तो प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस करेगा कौन, तो ड्रास्टिकली घट जाएगा। चलो अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, किस किस के पास एनसीईआरटी बुक है, किस किस बच्चे के पास में एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, ईमानदारी से बताना। अभी नहीं है, चलो कोई नहीं, अभी 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 नहीं है तो कोई नहीं, तो आपका काम है, ठीक ना, आपका काम है। और रितु रिति तुम्हारे पास है, तो मुझे बताओ अभी जो मैंने बोला वो एनसीईआरटी में एकदम थ्योरी के फॉर्म में हाफ पेज में गिवन, और ये आप कितनी बार भी पढ़ लो। एमटीजी, अरे अनुभव, तुम्हें एनसीईआरटी चाहिए, तुम्हारा एग्जाम एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, तो एमटीजी क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो आपको करना क्या नहीं है, तो आज एनसीईआरटी लेकर के उसे फैक्टर्स अफेक्टिंग जो 2 पेज दिया है उसे ईमानदारी से 2 बार पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आए तो इस रिकॉर्डेड वाले पार्ट को वापस से देखना है, क्योंकि होता क्या है, सभी बच्चे C3 साइकिल रट्टा मार लिए, C4 रट्टा मार लिए और ये छोड़ दिए। ये मेन है, ये मेन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग से क्वेश्चन आते हैं और ये समझने वाला पार्ट है। हाँ, ये समझने वाला पार्ट है, ये छोड़ देते हैं, फिर क्वेश्चन बनता नहीं, बोल सर बहुत डिफिकल्ट है फोटोसिंथेसिस, एनसीईआरटी का वर्ड है, तो एनसीईआरटी के वर्ड को तो क्लैरिटी में आना चाहिए ना, कम से कम एनसीईआरटी का जो वर्ड है, ग्राफ है, वो तो आना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा है सैचुरेशन पॉइंट, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा लोग
कि हम लोग ग्रीन हाउस क्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं इसे स्टडी करने के लिए। ठीक है, ललित इज रिकॉर्डेड पार्ट, अरे इसी पे जिस पे तुम्हारा जो व्हाट्सएप का लिंक है, जिस पे तुम व्हाट्सएप पे जुड़े हो, उसी व्हाट्सएप पे जाओ और वहां पर लिंक होगा, बायो का लिंक, केमिस्ट्री का लिंक, फिजिक्स के लिंक, और उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, राजादित्य अभी पहले पढ़ ले, फिर हम लोग टेस्ट पे बात करेंगे, देखते हैं टेस्ट में कितना नंबर आते हैं इस पर फोटोसिंथेसिस। चलो ठीक है, अब देखो, तो हमारा CO2 हो गया, हमारा लाइट भी हो गया, और अब क्या बचा है सर, वाटर और टेम्परेचर। चलो फटाफट पहले वाटर को निपटाता हूं। वाटर पहले ही मैंने निपटाया था, प्लांट को वाटर चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्वेंट का काम करता है। लेकिन प्लांट प्रॉब्लम क्या है, प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका 98% से 99% पार्ट वो ट्रांसपिरेशन में रिलीज कर देता है। तो प्लांट केवल यूज कर पाता है 1 to 2% यूज करता है, बस प्लांट के अंदर में इतने ही यूज हो पाते हैं। तो बोले सर ज्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट सर, और फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिए, हाँ चाहिए, क्योंकि फोटोलिसिस में चाहिए, तो वाटर चाहिए लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी काफी कम। तो बोले सर क्वांटिटी अगर कम ही डालेंगे तो क्या होगा सर, हमें रोजाना ना प्लांट में 1 लीटर पानी डालना है, सर उसमें 1 ml डालेंगे तो नुकसान है क्या, 1 ही ml तो चाहिए इसे फोटोसिंथेसिस में। अरे भाई 1 ही ml चाहिए, इसका मतलब नहीं कि मत डालो पानी। सर क्या हो जाएगा, पानी मत डालो, कल 1 ml डालना। तो प्लांट में होगा स्ट्रेस कंडीशन, और जब प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन होगा, पानी की कमी होगी, स्टोमाटा बंद, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बोले उससे क्या हो जाएगा सर, स्टोमाटा बंद हो जाए तो हो जाए क्लोज। भैया स्टोमाटा अगर क्लोज हो गया तो CO2 आएगा कैसे, CO2 अंदर आएगा कैसे, तो सर फोटोसिंथेसिस धड़ाम से नीचे, फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। समझ में आया। दूसरा, जो प्लांट पानी लेता है, हाँ उसे फायदा क्या है सर, ये लीफ में जाता है, और लीफ ना पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल होता है, और वो टर्जिड होने के बाद ना ओपन होता है, छुई मुई प्लांट में ही तो होता है, छू दो तो डाउन, उसके बाद में खुल जाता है। तो जो एक्सपोज्ड है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है, वो पानी तो करता है, पानी की कमी, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया, स्टेम का सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी घट जाएगा। तो पानी का डायरेक्ट रोल तो नहीं है, इनडायरेक्ट बड़ा खतरनाक है। तो वाटर भी समझ में। सर टेम्परेचर बहुत आसान है, एक लाइन का है टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर देख लो। सर टेम्परेचर का क्या रोल है, तो फोटोसिंथेसिस को हमने डिवाइड किया है लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। बोले हाँ सर, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन को कंट्रोल करने में ज्यादा एंजाइम तो इन्वॉल्व होते नहीं, एंजाइम इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन कम होते हैं। सर कहां पास, कुछ बता दो, कोई एंजाइम, हमें तो याद ही नहीं आ रहा है सर, लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम, थोड़ा याद करो। तुम्हें मैंने बताया था FNR नाम का एक एंजाइम था, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, याद करो। एनसीईआरटी में ना ये ऐसा फिगर नहीं बनाया है लाइट रिएक्शन में, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, यहां पर से नहीं है क्या FNR, जो NADP को कन्वर्ट करेगा NADPH में, याद करो, ये एंजाइम ही तो है। और एक बार नीट में तो क्वेश्चन भी पूछ लिया, ये जो FNR एंजाइम कहां पास है, FNR एंजाइम कहां है, तो बोलेंगे सर बताऊं कहां पास है, जो थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ये देखो सर, ये थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, उसके आउटर साइड है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे अटैच है ये FNR एंजाइम, बस हो गया। सर और कौन सा एंजाइम होता है लाइट रिएक्शन में, याद करो, यहां पर कुछ ऐसा F0 F1 था जिससे प्रोटॉन क्रॉस करता था, जिससे ATP बनते थे। बोले हाँ सर भूल तो गए, अरे नहीं भाई, ATPase, ATP सिंथेस एंजाइम नहीं था, ATPase, F0 F1 ये भी तो एक एंजाइम ही था। और एंजाइम अंडर द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर काम करते हैं। तो अगर तुम टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करोगे, टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करोगे तो बेटा एंजाइम काम नहीं करेगा, और एंजाइम काम नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अब तुम ले जा करके रख दियो -20 डिग्री सेल्सियस पे और बोले करो फोटोसिंथेसिस, पीपल का पेड़ नहीं करेगा।
क्या करेगा भाई, टेम्परेचर -20 है, एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन डार्क रिएक्शन तो बेटा खतरनाक है। सर C3 पाथवे, कैल्विन पाथवे पढ़ा था सर। अरे भाई इसके हर स्टेप में एंजाइम होते हैं, पूरा का पूरा डार्क रिएक्शन कंट्रोल्ड है एंजाइम से, पूरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो थोड़ा कम ही है, पूरा डार्क रिएक्शन कंट्रोल एंजाइम्स होता है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ दे, विच पार्ट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, आंसर आंख बंद करना और एंजाइम में करके आना डार्क रिएक्शन, मेनली डार्क रिएक्शन एंजाइम से। रुबिस्को, पेप्को, क्या क्या एंजाइम आएंगे। हाँ, और अगर तुमने यहां टेम्परेचर से फ्लक्चुएशन किया फोटोसिंथेसिस में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कहा जाता है C3 प्लांट को 20 से 25 डिग्री ही दो टेम्परेचर, ज्यादा दोगे कबाड़ उड़ जाएगा। सर क्यों? ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो 25 डिग्री पे थोड़ी ना सर, 30 डिग्री पे थोड़ी ना डीनेचर होने लगता है, नहीं हो। लेकिन C3 में सबसे खतरनाक तो तुम्हारा बैठा हुआ है ना रुबिस्को, सबसे बदमाश तो यही है। अगर 30 डिग्री से ज्यादा देने लगे तो ये O2 से बाइंड करने लगेगा और करेगा फोटो रेस्पिरेशन। ये तो अलग नुकसानदेह प्रोसेस है। इसलिए आपका टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। C3 को बोले बेटा 25 से ज्यादा दिया तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दूंगा, और ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। और C4 बोलता है ठीक है मैं तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं हूं, मुझे 30 से 40 तक दे देना, 30 से 40 तक दे देना। ज्यादा दोगे भैया 40 से ज्यादा तो डीनेचर कर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। डीनेचर हुआ फोटोसिंथेसिस लड्डू हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रेगुलेट करने में। और एनसीईआरटी स्टार्टिंग में समझाया भी तो था कि तुमने CO2 दे दो, वाटर दे दो, इंटेंसिटी दे दो, और टेम्परेचर दो कश्मीर वाला ठंडा, बर्फ डाल दो, लड्डू होगा फोटोसिंथेसिस। क्योंकि वहां पर सब ऑप्टिमल कौन है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही थे बेटा 4 एक्सटर्नल फैक्टर, 4 एक्सटर्नल फैक्टर थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ना। अब तुम्हारे सारे क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस के धड़ल्ले से बन जाने चाहिए। तो अब कैसे बनेगा, तो कल हम लोग मिलेंगे। अच्छा ठीक है, खत्म, क्लास इज ओवर। अब कल जाकर के आप सारे क्वेश्चन डॉक्टर अली का क्वेश्चन उठाइए, और शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना बने। तो सारे क्वेश्चन जाकर के आप ईमानदारी से बनाइए, ठीक है। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन मेरे में से सभी से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक। चलो किसी को कहीं पास, रीति तुम्हें आ रहा है समझ में? चलो फटाफट एक बार मैसेज करके बताओ किसे समझ में आया और किसे कौन सा पार्ट उड़ा। जिन बच्चों को रिकॉर्डेड वाले लिंक अवेलेबल नहीं है मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा।